तो सर एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, जस्ट आप लोग कंफर्म करेंगे कि रिकॉर्डिंग मैसेज होगा। हाँ सर, मिल यस गया। सर। ओके सर। सोमनाथ सोमनाथ आवाज सोमनाथ आवाज আসছে আমার? ओके ठीक है सर, चलो सर अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लॉ का क्लास है, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में आज क्या पढ़ना है? सर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कशंस कर रहे हैं, और अभी धीरे धीरे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के डेप्थ में आ गए। लास्ट 4-5 लेक्चर्स अगर आप लोग प्रॉपरली गो थ्रू किए हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का एकदम स्टार्टिंग से लेके अभी तक काफी डिटेल्स में बातचीत की है ना? तो आज भी डिटेल्स में ही बात करेंगे विद एग्जांपल्स एंड केस लॉस। तो चलो सर देरी नहीं करना है, एकदम पॉइंट पे आ जाते हैं। चलिए टॉपिक कंसिडरेशन स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है सर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को मैं कॉन्ट्रैक्ट का जो एरिया कवर कर रहा था, मैं इसी पॉइंट पे थोड़ा सा कुछ बातें बाकी हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करना है, जैसे कि कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसमें थोड़ा बातचीत होना जरूरी है। तो जैसे लास्ट क्लास मुझे याद है, आई होप कि आप लोगों को भी याद है कि मैंने आप लोगों को एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है वो सिखाया था और बताया भी था। सर एक्सेप्टेंस कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक्सेप्टेंस का तो सर इतना पावर है, उसके ऊपर एक फेमस ऑथर ने मैंने बेसिकली लॉयर ने बड़ा फेमस बात कह दी है। ठीक है, बात भी फेमस है, लॉयर भी फेमस है। और बात क्या है सर, जो फेमस बात कहा गया है वो फेमस बात क्या है? बोलो। What a lighted match, what a lighted match is to a train of gunpowder. हाँ, गुड इवनिंग आयन, गुड इवनिंग कथा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो एक्सेप्टेंस क्या चीज है? एक्सेप्टेंस सर विलियम एंसन, फेमस लॉ फील्ड के फेमस इंसान था। इन्होंने एक बहुत बड़ा बात कह दिया। इन्होंने कह दिया कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ gunpowder। जस्ट लाइक एक बारूद के सामने आग जला दो तो वो जलेगा। तो किसी का ऑफर अगर एक्सेप्ट कर लिया तो अब तो उसको मरते दम तक निभाना पड़ेगा, मरते दम तक निभाना पड़ेगा। अगर हम लोग ये नहीं करते तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये बात ब्रिज पे चले जाते हैं। ब्रिज बने भाई, जो वादा हम लोग बोलते हैं ना, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, और अगर वादा करके नहीं निभाए तो फिर वो धोखा हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। ऑब्वियसली बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है ड्यू टू एनी बिजनेस रीजंस, ड्यू टू एनी नेचुरल रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी वादा निभाना मुश्किल हो सकता है, बट अगर प्रॉपर कॉज हो तो उसको भी कोर्ट या जो भी सिचुएशंस अराइज होता है उसमें कंसिडर किया जा सकता है। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल, अगर एक्सेप्टेंस किसी बात पे कर दिया तो फिर उसको निभाने के लिए रेडी हो जाना है ना। तो इसी एक्सेप्टेंस के ऊपर मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को कुछ लीगल रूल्स, अच्छा लास्ट क्लास में और एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ था सर, इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर के बीच में डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर भूलना नहीं है सर, बहुत जरूरी बात कर दिया था। लास्ट क्लास का सबसे हॉट डिस्कशन था, है ना, प्रीवियस वीक का। सर आज का हॉट डिस्कशन क्या होने वाला है? आज का हॉट डिस्कशन होने वाला है सर एक्सेप्टेंस रिलेटेड बात में करूंगा। ऐसे आप लोगों को पता है, ऐसे आप लोगों को कुछ बातें बिल्कुल पता है, जैसे कि आप लोग अगर स्टार्टिंग लेक्चर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सुनते हो तो वहां पर आप लोग पूरा क्लियरली सुने होंगे या लाइव क्लास में किए होंगे कि विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट नहीं हो सकता, है ना सर। विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट नहीं हो सकता, और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो बेसिकली और कुछ भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाते हैं।
जब कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाए तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। याद आ रहा है ना? एक सेकंड सर। लेकिन सर ये जो ऑफर के बारे में तो मैंने बहुत बात कर दी। अब बात करेंगे सर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बारे में मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में आप लोग के साथ बात कर रहा था, लेकिन थोड़ा डिटेल्स रह गया सर। कुछ डिटेल्स कहना बाकी रह गया, अब कर देना पड़ेगा सर। क्या है ना, लॉ में अगर हम लोग जंप कर करके पढ़ाई करेंगे तो लॉ भी हमें जंप करके निकल जाएगा। अब मेरा बात का मतलब समझ गए ना? ऐसे नॉट जस्ट इन लॉ, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप करके नहीं पढ़ना चाहिए। एक स्टोरी किताब पढ़ते हो, कभी ऐसे सोचा करो जिंदगी में? आप मानो एक स्टोरी किताब आपके सामने है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं गॉल्पेर बोई, है ना? कहानी किताबें। तो कहानी का किताब पढ़ते हैं या गॉल्पेर बोई पढ़ते हैं, बंगाली में हम लोग गॉल्पेर बोई बोलते हैं। तो उसमें ऐसा कोई करता है क्या? अगर ऑब्वियसली अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो वही किताब आप पढ़ते रहते हो, चाहे वो स्टोरी बुक्स हो या कोई भी बुक्स हो। आजकल बिजनेस बुक्स बहुत पढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स बहुत लोग पढ़ते हैं। तो मानो कि कोई एक पेज आपने छोड़ दिया, प्लीज मेरा बात समझना। एक पेज छोड़ दिया तो कहानी ही नहीं समझ में आएगा। ये सब लो। अगर आप कोई स्टोरी किताब का एक पेज छोड़ देते हो, क्या कहानी समझ में आएगा? प्लीज मुझे बताओ सर। हाँ या ना? नो सर। नहीं आएगा ना? एग्जैक्टली सर, वही बात पढ़ाई के लिए भी लागू होता है। सेम कॉन्सेप्ट आपके मतलब प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए भी लागू होते हैं। स्कीप मत किया, क्योंकि आप जिसे स्कीप करोगे वही आपको बाद में जाके तंग करेगा। ये बात को गांठ बांध लो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर, हमारे देश में बचपन से लेके अभी तक का जो एजुकेशन सिस्टम बन गया है ना, हम लोग ना बड़ा सजेशन भित्तिक, नोट टाइप्स, नोट भित्तिक समझते हो? अरे टीचर नोट्स दे देगा, हम लोग नोट्स पढ़ के जाके एग्जाम दे देंगे। क्या जिंदगी में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर नोट से हो जाता तो कितना अच्छा होता? हाँ, रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम अगर नोट से सॉल्व हो जाता तो कितना अच्छा होता। मानो कि आप ऑफिस में ज्वाइन किए हो और आपके सामने एक चैलेंज आया है, ऑफिस कह रहा है कि भाई मेरे बिजनेस में प्रॉफिट जनरेशन में दिक्कत हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, सेल्स फॉल कर जा रहा है, कॉम्पिटिटर आगे बढ़ जा रहा है। बात समझे सर? रियल लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है? अकाउंट्स मेंटेनेंस में दिक्कत हो रहा है, टैक्स का अमाउंट हाई हो जा रहा है, जीएसटी मैनेजमेंट में दिक्कत हो रहा है, ठीक है? ऑडिटर बैड रिपोर्ट दे रहा है। जितना फाइनेंस एंड बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, सारा प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर है। आप क्या बोलोगे? रुको जरा कंपनी रुको, मैं ना टीचर का नोट्स निकलता हूँ। क्या नोट मैंने एग्जाम के लिए रेडी किया था, मैं उसको निकाल के देखता हूँ। हाँ जरूर आपको नोट हेल्प कर सकता है, बट अगर नोट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए था तब तो मुश्किल है। लेकिन अगर नोट समझने के लिए था तब शायद आप कंपनी के लिए कुछ काम का होंगे। इस बात का गहराई को समझिए। मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप किसी चीज को स्किप करोगे तो वो आपको स्किप कर देगा। इसलिए थॉरो स्टडी चाहिए ऑब्वियसली। कुछ एग्जाम टाइम प्रिपरेशन होता है, जैसे क्वेश्चन वगैरह समझना, अंडरस्टैंड करना, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट आप अगर थॉरो स्टडी नहीं करोगे तो आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाओगे सर। थोड़ा क्यों, कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल में। चलो सर, ज्ञान मत बांटो, पढ़ाई करो। चलो सर, खुद ही ज्ञान बांटते हो, खुद ही अपने आप को सुनते हो। सॉरी सर। एक्सेप्टेंस के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन बी कहता है, ये बात भी लास्ट क्लास में मैंने कह दिया था, है ना? when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted and the proposal when accepted becomes a promise। मानो आपने किसी को प्रपोज किया और उन्होंने अपना प्रपोजल, आपका प्रपोज को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि कोई किसी को प्रपोज कर दिया, विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू मैरी मी, समथिंग लाइक दैट, है ना? आजकल तो डायरेक्ट शादी ब्याह में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो जो भी हो, अगर आपने प्रपोज किया, अगला ने हाँ बोल दिया, अब जैसे वो हाँ बोल दिया माने वो आपको प्रॉमिस कर दिया कि हाँ भाई जिंदगी भर साथ रहेंगे। फिलहाल तो बोल देते हैं, बाद में देखा जाएगा।
तो एनालिसिस ऑफ द ये जो डेफिनेशंस आपको क्लियर कट बात करते हैं. When the person to whom proposal is made, if A offers to sell his car to B for rupees 2 lakh, here proposal is made. The person to whom proposal is made, that is B. यहाँ पर A B को propose किया जा रहा है, A B को propose कर रहा है, जिसके लिए proposal है. The person to whom proposal is made, that is B in this example. And if B signifies his consent, अगर वो बताते कि हाँ on that proposal, that we can say that B has signified his consent on the proposal made by A. When B has signified his consent on that proposal, B ने बोला कि हाँ मुझे लेना है, we can say that proposal has been accepted. इसी proposal को हम लोग accepted proposal को हम लोग क्या कहेंगे, promise कहेंगे, क्योंकि B ने हाँ कहा कि भाई हाँ 2 लाख का कार मैं लूंगा, तो इसका मतलब B ने promise किया, इसका मतलब B ने promise किया कि मैं आपका गाड़ी 2 लाख में लूंगा. अब ये promise B को निभाना पड़ेगा. This is called acceptance. It's a very basic business concept. इसमें कुछ समझने वाला बात तो है नहीं, है ना. वही बात. अब कोई बोलेगा नहीं नहीं एक बार हाँ एक बार ना, एक बार हाँ एक बार ना, ऐसे लोगों को इसको बोलते हैं दोगलापन. अब वो असली ग्रोवर है ना सर, शार्क टैंक का, बड़ा अच्छा बोलता है. कभी कभी मुझे थोड़ा उसका बात अहंकारी जैसा लगता है थोड़ा ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही घमंड में बात कर रहे हैं, बट कभी कभी उसका कुछ बातें ना मुझे बहुत अच्छा लगता है सर. मैंने ऐसा लगता है कि हाँ सच में है तो कड़वा वचन है बट सच बोलता है. आप लोग को अच्छा लगता है? मुझे हर बात अच्छा नहीं लगता, बट कुछ बातें सच में कड़वा है पर सच्चा है. जो भी हो, दोगलापन है. मैंने अगर कोई एक बार हाँ एक बार ना माने क्या, दोगलापन है ना. मैंने मुंह में कुछ बोल रहा है, दिल दिमाग में कुछ और चल रहा है, दोगलापन हो जाएगा. एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेंस है, नहीं है तो बोलो नहीं है. और अगर ये बोलना जरूरी है बिकॉज एक्सेप्टेंस चीज ही ऐसा है. अब आज का मेन पॉइंट क्या है सर, ये तो लास्ट क्लास का बात आपने याद दिलाया. यस सर, मैंने आपको लास्ट क्लास का बात याद दिलाया. लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, इसी में मैं थोड़ा बात करूंगा आपसे. जरूरी है सर, एक्सेप्टेंस को वैलिड करने के लिए एग्जाम में सवाल भी करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकता है, केस लॉ सवाल भी हो सकता है. लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, एक एक्सेप्टेंस को वैलिड कैसे किया जाए. वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस इन सीए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव आल्सो. होता क्या, इवन सीएमए फाउंडेशन होता क्या है सर, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड. जिसको ऑफर किया जा रहा है वही एक्सेप्टेंस करेगा ना. तो एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड. इन केस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड. बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मुझे याद आ गया. इस केस का बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था. ये बोल्टन और जोन्स का क्या केस था. बोल्टन क्या बोलेंगे, बोल्टन ही बोलेंगे ना, क्या बोल्टन, जो भी बोले बोल्टन, ठीक है. ये हमारे देश का नाम ना मेरे को जो नहीं होता है ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना समझ में नहीं आता. जैसे बाहर के लोग हमारे देश के लोगों का नाम प्रोनाउंस प्रॉपर्ली नहीं करता, इससे हम लोगों की थोड़ा दिक्कत हो सकता है. जो भी बोल्टन हो या बोल्टन. बोल्टन बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलार्ट, ठीक है, आई थिंक मैंने सही बोला. बोल्टन बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलार्ट. बोल्टन ने ब्रोकलहार्ट का बिजनेस बाय कर लिया, ठीक है, खरीद लिया. जोन्स हु वाज ब्रोकलहार्ट क्रेडिटर, जो ब्रोकलहार्ट का क्रेडिटर, क्रेडिटर माने जिनको पैसा मिलता है. जॉन्स हु वाज ब्रोकलहार्ट्स क्रेडिटर, इसका मतलब जॉन्स को पैसा मिलेगा ब्रोकलहार्ट से, है ना. जॉन्स हु वाज ब्रोकलहार्ट्स क्रेडिटर. आप लोग क्रेडिटर डेटर रिलेशन तो जानते हो. क्रेडिटर माने जैसे मानो ब्रोकलहार्ट का क्रेडिटर कौन है, जॉन्स है, इसका मतलब ब्रोकलहार्ट को जॉन्स को पे करना है ना. क्या बोलते हो सर, जॉन्स हु वाज ब्रोकलहार्ट्स क्रेडिटर का मतलब क्या, प्लीज टेल मी, जल्दी बताओ सिंपल लैंग्वेज में. जॉन्स हु वाज ब्रोकलहार्ट्स क्रेडिटर, इसका मतलब ब्रोकलहार्ट को जॉन्स को पे करना है, कुछ बाकी वक्त होगा. यस और नो, क्या मैंने सही कहा क्या. কিরে ব্যাপারটা কি বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না. किसी का आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा जवाब दे दिया यस करो. सर, यस सर. ओके सर, ओके. ठीक है. जॉन्स हु वाज ब्रोकलहार्ट्स क्रेडिटर, ठीक है, जॉन्स हु वाज ब्रोकलहार्ट्स क्रेडिटर में इसका मतलब जॉन्स को कुछ पैसा मिलने वाला है, कुछ बाकी है. प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ब्रोकलहार्ट. अब इसने क्या किया, जॉन्स ने ब्रोकलहार्ट को कुछ ऑर्डर किया फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स.
लेकिन अभी बिजनेस ब्रोकलट का है नहीं ना, ये बिजनेस तो बोल्टन की शिफ्ट हो गया। लेकिन इस बात का पता शायद जॉन्स को नहीं है। तो बोल्टन ने क्या किया, क्योंकि ऑर्डर मिला है सेम दुकान पे, बोल्टन ने सेम प्रोडक्ट सप्लाई, मतलब जो भी प्रोडक्ट जॉन्स ने मंगवाया था वो दे दिया। इवन दो द ऑर्डर वाज नॉट इन हिज नेम, बोल्टन के नाम पे ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर ब्रोकलट के नाम पे था। जब जॉन्स को ये बात पता चला तो जॉन्स ने बोल्टन को रिपे नहीं, पेमेंट करने में इग्नोर किया। Johns refused to pay Bolton for the goods because by entering into the contract with Brocklehart, he intended to set off his debt. Basically, जो पैसा Brocklehart को पे करना था जॉन्स को, जॉन्स अभी कोई चीज ऑर्डर करके ब्रोकलहार्ट का वो डेप्ट को सेट ऑफ करना चाहता है। मैंने बेसिकली से फॉर एग्जांपल ब्रोकलहार्ट को जॉन को 1 लाख रुपया पे करना था, ठीक है, क्रेडिटर है भाई जॉन्स, है ना, जॉन्स क्रेडिटर है ब्रोकलहार्ट का, तो उसको कुछ 1 लाख पे करना था। तो जॉन्स ने सोचा भाई 1 लाख तो ये देगा नहीं, ऐसा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसके दुकान से कोई प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं और सेटअप कर लेते हैं। तो दुकान के लिए परचेज ऑर्डर किया। अब बोल्टन के पास ऑर्डर आया, बोल्टन ने जॉन्स को सेल कर दिया। बोल्टन ने ये सोचा अच्छा है भाई ऑर्डर आया है, पैसा मिलेगा। लेकिन ऑर्डर में नाम लिखा हुआ था कि ये ब्रोकलहार्ट के लिए है। ऑर्डर में लिखा हुआ था ये ब्रोकलहार्ट के लिए, बिकॉज पूरा जो मैसेज था, सेल ऑर्डर था, परचेज ऑर्डर था, दिस इज फॉर ब्रोकलहार्ट, नॉट फॉर बोल्टन, नॉट फॉर बोल्टन। तो जो ऑर्डर बोल्टन का नहीं था वो ऑर्डर बोल्टन ने क्यों दिया? और अगर दिया भी तो पहले पूछा क्यों नहीं कि भाई जॉन्स अभी दुकान मेरा है, मैंने ब्रोकलहार्ट से ले लिया, अगर तुम रेडी हो तो मैं तुमको सेल करूंगा, पूछ लेना चाहिए था। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। तो सिंपल सी बात है, जॉन्स रिफ्यूज टू पे कर ही सकता है, बिकॉज उसके लिए ऑफर था ही नहीं। तो बोल्टन ने क्यों एक्सेप्ट किया? इंटेंड टू सेट ऑफ हिज डेब्ट, बिकॉज यहाँ पर जॉन्स का जो तो मेंटेलिटी था वो बेसिकली अपना डेब्ट सेटअप करना चाहता था ब्रोकलहार्ट के, जो 1 लाख उसको मिलने वाला था उसको सेट करना था। As the offer was not made to Bolton, therefore there was no contract between Bolton and Jones. Offer तो Bolton के लिए था ही नहीं। अगर आपके लिए ऑफर नहीं है तो फिर आप एक्सेप्ट क्यों कर, आप एक्सेप्ट क्यों कर, है ना? ये स्पेसिफिक ऑफर था सर, स्पेसिफिक ऑफर का एक्सेप्टेंस भी स्पेसिफिक बंदा करेगा। कोई भी अरे गहरे नथु करे, समझ रहे हो सर? अरे गहरे नथु करे मैंने मैंने आते जाते कोई भी उस पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्पेसिफिकली बोला गया है। जिसको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अरे गहरे नथु करे, ये हिंदी मुहावरा है, या फिर ऐसे भी बोलते हैं नहरे गहरे लोग, ऐसे वो एक्चुअली उसका पूरा है अरे गहरे नथु करे। आई होप यू अंडरस्टैंड। The acceptance can be given only by the person to whom offer is made. लेकिन हाँ, अगर ऑफर जनरल होता तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि यू ऑल नो सर, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, 1893 का फेमस केस है ना, वो जनरल है, वो कोई भी ले सकता है एक्सेप्टेंस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मिसेस कार्लाइल ने किस तरह से कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से अपना क्लेम जो है उसको रिकवर किया था 200 पाउंड का, 200 पाउंड ऑन दैट टाइम 1893। एक मामूली बात नहीं सर, 1893 में 200 पाउंड इज अ ह्यूज अमाउंट। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो बेसिकली एक एंटीवायरस कंपनी है ऑन दैट टाइम, इन्फ्लुएंजा वायरस का एंटी एंटी बेसिकली एंटी मतलब जो मेडिसिन होते हैं वो निकाला था। जैसे आजकल हम लोग कोरोना का वायरस का एंटीवायरस ले रहे हैं ना, जैब, वैसा ही। और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने ये दावा किया था कि अगर किसी ने भी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने के बाद अगर उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो कार्बोलिक स्मोक बॉल का मानना था कि उनको 200 पाउंड या 100 पाउंड समथिंग लाइक दैट रिवार्ड देगा। तो मिसेस कार्लाइल ने उसको यूज किया, उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हुआ तो कंपनी को देना पड़ा, सिंपल सी बात है। और ये एक्सेप्टेंस जनरल था, कोई स्पेसिफिक नहीं था, क्योंकि कंपनी ने नहीं बोला था कि मिसेस कार्लाइल को होगा तो हम उनको देंगे। कंपनी ने सबके लिए रखा था, कार्लाइल को हुआ तो कार्लाइल ने जाके, मिसेस कार्लाइल ने जाके उसका बेसिकली रिकवर किया, क्लेम किया। वो याद आ गया आपको? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब इसमें थोड़ा ध्यान, ये न्यू पॉइंट है आज। Acceptance must be absolute and unqualified. As per section 7 of these particular contract act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner. Unless the proposal prescribe the manner in which it must be accepted, the proposal prescribe the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly.
मैंने कहना ये चाहते हैं कि भाई जिस तरह से बोला गया है आपको कॉन्ट्रैक्ट को उसी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस का भी कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं कि एक्सेप्टेंस कर लिया तो कर लिया, मैं अपने मर्जी से एक्सेप्ट करूंगा, नहीं। कुछ तरीका होता है, तरीका एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, तरीका एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। जैसे एम ऑफर टू सेल हिज लैंड टू एन फॉर 280 पाउंड, ये पाउंड का साइन है सर। इन रिप्लाइड purporting to accept the offer but enclose a check for rupees 80 पाउंड only। इनने रिप्लाई करके बोला कि यस मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट मैं उसने 80 पाउंड दिया। बिग क्वेश्चन इज दैट कि 280 पाउंड का प्रोडक्ट 80 पाउंड में कैसे एक्सेप्ट हो सकता है। और उन्होंने बोला कि बाकी पैसा में 200 पाउंड जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा, 50 पाउंड ईच पर मंथ करके, 50 पाउंड करके ईच मंथ, 200 पाउंड में बाद में पे करूंगा मंथली करके। It was held that the aim could not enforce his acceptance because it was not an unqualified अनक्वालिफाइड वन। मैंने आप समझ रहे हो, अनक्वालिफाइड या एब्सोल्यूट। मैंने जैसा बोला है वैसा करो। 280 पाउंड का जमीन का दाम है, तो 280 पाउंड ही पे करना है एट ए टाइम। मैंने आप अपने मर्जी से, मैंने एम ने ऑफर किया एन को, मैंने सिंपल इसको ऐसे ऐसे ले लेते हैं, मिस्टर मिस्टर मैंगो ने मिस्टर मैंगो को, ठीक है, मैंगो एंड मैंगो ऐसे ही मैंने कर दिया, या मैंगो नांगो जो भी। मिस्टर मांगो ने मिस्टर नांगो, ऐसे बोलते हैं ना चांगू बांगू, वैसे ही मैंने सोच लिया मांगू चांगू मांगू नांगो। मिस्टर नांगो ने मिस्टर नांगो को बोला कि भाई मैं अपना जमीन तुमको 280 पाउंड में दूंगा, ठीक है। तो नांगो जो है, मिस्टर एन जो है, ये बोल रहे हैं कि ठीक है हम लेंगे, आप 80 पाउंड पकड़ा दिया, उन्होंने 80 पाउंड पकड़ा दिया, ठीक है। अब 80 पाउंड पकड़ा के बोल रहा है बाकी पैसा मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा। भाई उन्होंने तुमको पूछा था क्या? ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जैसा बोला है वैसे एक्सेप्ट। अगर वो बोलते कि इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल, देन इट्स ओके, नो इशू विद दैट, देन ये अनक्वालिफाइड हो जाता। समझ रहे हो सर? हेलो, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? यस सर। तो हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होते हैं, एब्सोल्यूटनेस होते हैं, एक अनक्वालिफाइडनेस होता है। ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 1 लाख, ठीक है। एक बी को ऑफर कर रहा है कि मैं अपना घर तुम्हें, जैसे अच्छा इसका केस याद रखना सर, ये सब केस क्वेश्चंस लिखने के टाइम पे ना आपको ये सब केस रेफर करना पड़ता है, रेफरेंस के तौर पे देना पड़ता है, याद रखिएगा। जैसे ये नील वर्सेस मेरिट का केस है 1930। नंबर भूल जाओगे तो चलेगा थोड़ा बहुत, बट ठीक है अगर याद कर सकते हो तो कर लो ये केस नंबर वगैरह में। बट एटलीस्ट केस किसके साथ किसका हुआ था, कौन से साल का है, ये सब अगर आप लोग याद रख पाते हो तो ये एज ए लॉ, मतलब बिजनेस लॉ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे सर, मतलब सराहनीय है, यानी आपको क्रेडिट मिलेगा। तो एग्जामिनर खुश हो जाएंगे, बोले हाँ भाई बच्चा आपको पता है लॉ, बच्चा को लॉ पता है। समझ रहे हो? He offered to sell his house to B for 1 lakh. B replied that I can pay 80,000 for it. ये B को ऑफर कर रहा है मैं आपको 1 लाख में जमीन बेचूंगा, सॉरी घर बेचूंगा। B उसको रिप्लाई कर रहा है I can pay 80,000 for it। तो बेसिकली ये ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ। हाँ सर प्लीज चलो। ये ने बोला कि मैं अपना जमीन तुमको 1 लाख में बेचूंगा, बी बोल रहे हैं मैं 80,000 दूंगा, तो क्या इसको एक्सेप्टेंस बोलेंगे? नो नो, ये एकदम अनक्वालिफाइड नहीं है। ये तो अनक्वालिफाइड में एकदम क्लियर कट एक्सेप्टेंस होना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन और विदाउट एनी लैग और हेजिटेशंस। He however changes his mind and is prepared to pay 1 lakh। B ने बाद में सोचा कि नहीं ठीक है मैं 1 लाख दूं। This is also treated as counter offer। पहले तो आपने 80,000 बोला, फिर कुछ देर बाद आपका माइंड चेंज हो गया, नहीं ठीक है मैं 1 लाख दूंगा। बात समझे सर, गहराई को समझे, डेप्थ को समझे। ए ने ऑफर किया बी को, भाई 1 लाख का घर है, लेना है तो बोलो। बी पहले बोला कि 80,000, ठीक है। एक तो पहला बात एक काउंटर ऑफर है, ये 80,000 बोल के तुम एक्चुअली बी का जो ऑफर है उसको तुम कैंसिल कर दिए। अब ऑफर पहले ए ने बी को ऑफर किया, ठीक है। अच्छा ये बी जब भी उसको 80,000 बोला
दिस इज लाइक अ काउंटर ऑफर, है ना, कि भाई 1 लाख नहीं, मेरा ऑफर 80,000 है, तुम देखो बेचोगे कि नहीं। तो पहला ऑफर जो ए की तरफ से बी को था, ये ऑटोमेटिक रिजेक्टेड है। अब बी को एक दिन बाद या 10 मिनट बाद या आधा घंटा बाद लग रहा है, ठीक है, कि भाई नहीं ठीक है 1 लाख सही है। अब बी ए को वापस ऑफर कर रहा है 1 लाख देंगे। अब ए के पास बटन है सर, अब ये उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है ना भी कर सकता है। अब ये नहीं कह सकता नहीं तुम तो पहले 1 लाख बोले थे सर, वो खत्म हो गया। जैसे ही बी ने 80,000 बोल दिया वो खत्म हो गया। बी ने जैसे अपनी तरफ से 80,000 बोल दिया ना, ए का 1 लाख का ऑफर खत्म हो गया, वो नहीं है, वो गायब है, वो दुनिया में ही नहीं है। अब बी ने बाद में सोचा कि नहीं 1 लाख सही था, और ए बाद में मुकर गया, नहीं भाई इसको बेचना ही नहीं है, डबल माइंडेड इंसान, एक बार हाँ कहता है एक बार ना कहता है, दोगला बंदे हैं, ऐसे लोगों को नहीं बेचेंगे। पता नहीं 2 मिनट बाद बोलेगा नहीं हम 1 लाख नहीं दे सकते। मतलब ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, एक जुबान का आदमी बनो, है ना। बिजनेस में बड़ा बात का पक्का होना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। आप लोग को बता दो, एक बिजनेसमैन का जुबान बड़ा पक्का होना चाहिए। बोल दिया तो बोल दिया, हाँ तो हाँ, दाम बोल दिया, फिर बाद में ऐसा नहीं सोचना है मन में तो वो थोड़ा बढ़ा के बोलते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं है। एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर है सर, एक सच्चा बिजनेसमैन का कैरेक्टर है। मतलब अगर आप, हो सकता है उसमें थोड़ा सा कम प्रॉफिट में या मिनिमम प्रॉफिट में कोई दाम डील कर लिया, अब कर लिया तो निभाओ उसे। हाँ, अगर बाई चांस कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो, ठीक है, वो बाद में कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने जानबूझ के बोला, लेकिन बार बार तुम अपने माइंड को बदल रहे हो, नहीं नहीं इसमें प्रॉफिट कम है, इतना नहीं करेंगे, बाद में फिर फोन करके बोलते सुनो ना इतने में नहीं कर पाएंगे और ज्यादा देना पड़ेगा, इसका मतलब आप इस ऐसे लोगों से बच के रहिए सर, ये अपना बात से फिर मुकर सकता है। जो भी हो, आप समझ गए सर। काउंटर ऑफर जैसे ही आएगा पहला ऑफर कैंसिल, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये ए की तरफ से, मैंने जो मेन ऑफर था वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। यार ऐसा केस बना था यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, बाहुलल ऑल इंडिया रिपोर्टिंग 1968, बॉम्बे का केस, बॉम्बे का केस, सिमिलर सिचुएशंस का केस है ये सब जजमेंट हुआ है, फिर उसी से आपको पढ़ाया जा रहा है। लॉ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर। लॉ लॉ को जितना, मैंने जैसे बोलते हैं ना, तुम्हें जितना जानो जितना देखो, मतलब एक गाना है ऐसा यार, कल हो ना हो करके गाना है, मैंने लॉ को अब जितना देखोगे जितना जानोगे उतना ही तुम मैंने मतलब नया देखोगे उसको, उसके अंदर एक नया नया चीज आ जाएगा। क्योंकि जितना कोर्ट में केस लड़ेगा, जितना सिचुएशंस बनेगा, हर सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करके मार्केट में नया नया केस लॉ आएगा, और उससे लॉ सीखता है और आपको भी सिखाता है। लॉ खुद सीखेगा आपको भी सिखाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए इंक्वायर्स फ्रॉम बी, इंक्वायर कर रहे हैं बी से, विल यू परचेज माय कार फॉर 2 लाख। ये बी से इंक्वायर कर रहे हैं, विल यू परचेज माय कार फॉर 2 लाख। इफ बी रिप्लाइज आई शैल परचेज योर कार फॉर 2 लाख इफ यू बाय माय मोटरसाइकिल फॉर 50,000। हियर बी कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल। ये कैसा बात, मैं तुम्हारा कार ले सकता हूँ 2 लाख में, अगर तुम मेरा बाइक 50,000 से लो, दिस इज नॉट अ एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस नहीं कहते। और ये तो एक कंडीशनल बात हो गया सर। अगर तुम मेरा बाइक लोगे तभी मैं जाके तुम्हारा कार लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। I shall purchase your car for 2 lakhs if you buy my motorcycle for 50,000. Here B cannot be considered to have accepted the proposal. If on the other hand B agrees to purchase the car from me as per his proposal subject to availability of valid registration certificate, कि भाई अगर तुम्हारे कार का वैलिड रजिस्ट्रेशन है कार का तब हम 2 लाख लेंगे, ये वैलिड बात होता है। आप मेरा आप बात को समझे यहाँ, आपका गाड़ी का दाम 2 लाख है, ए बी को ये चीज ऑफर कर रहा है कि भाई मेरा गाड़ी 2 लाख का है, क्या तुम लेना चाहते हो। बदले में बी एक कंडीशन जरूर पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारा गाड़ी का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है क्या, अगर है तो मैं लूंगा। ये क्वेश्चन जायज है, ये क्वेश्चन जायज है, ऐसा सवाल हो सकता है ना। बिना रजिस्ट्रेशन का कौन सा गाड़ी मिलेगी, बिना मतलब जिस घर का या जमीन का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई वैसा बिल्डिंग या लैंड परचेज करना चाहिए सर। हाँ,
जिस जमीन का सरकार के घर में कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या ऐसा जमीन कोई खरीदेगा नॉर्मली? ये सर नो? नो सर। नो सर। तो ये बात तो पूछोगे आप, किसी कोई बिल्डिंग परचेस करने जाओ, एकदम हावड़ा की तरह, मैंने हावड़ा समझते हैं यहाँ पर, हावड़ा मैंने हावड़ा का जगह का नाम नहीं बोलूंगा, मैंने जैसे बोलते ना हावड़ा, मैंने एकदम बिना कुछ सोचे समझे, हाँ बिल्डिंग है अच्छा दिख रहा है, पैसा है ले लेते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी है। पेपर चेक करो, पूरा पेपर चेक करो, सब चेक हो सकता है। सरकारी दफ्तर में जाओ, फॉर्म फिलअप करो, उसके जमीन के बारे में सारा चीज मुआयना करो, हर चीज पता लग जाएगा, किसका जमीन था, आज से 50 साल पहले कौन इस जमीन का मालिक था, 100 साल पहले कौन था, सब पता चल जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे ना, सारा चीजें पता चल जाएगा, जमीन परचेस करने के टाइम पे, बिल्डिंग परचेस करने के टाइम पे, फ्लैट परचेस करने के टाइम पे, ईच एंड एवरी पॉइंट का आपको पता लग जाएगा। और ऐसा करना चाहिए, और ऐसा जब तक नहीं करोगे तब तक आप प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाओ। और अगर आप फिर भी कर लेते हो, इसका मतलब आप तो गए सर, आप ट्रैप में फंस गए। बाद में आपका बिल्डिंग कभी भी सरकारी लोग आके जब्त कर सकते हैं, क्योंकि वो जमीन भले ही आप चिल्ला रहे हो कि मेरा है, बट वो आपका नहीं है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूछताछ करना, इट्स ओके। Then the acceptance is in place through the offer contained no mention of RC book, ठीक है। This is because expending a valid title for the car, ये बेसिकली आप एक कार का वैलिड टाइटल पूछ रहे हो, टाइटल माने ओनरशिप, ठीक है। टाइटल माने यहाँ पर प्रॉपर ओनरशिप, अरे भाई मैं आपसे लूंगा, क्या गाड़ी आपका है? अगर आपका ही नहीं है तो फिर आपसे कैसे लेंगे? तो ये कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन आप ये जो 50,000 का मोटरसाइकिल काउंटर कर रहे थे ना, वो कंडीशन है। तो कंडीशन, तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पूछ लिया कि भाई तुम्हारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, तुम्हारा घर का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं हुआ, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कुछ चीजें कॉमन सेंस भी होते हैं, हर चीज लीगल सेंस में नहीं देखा जाता है, कुछ कॉमन सेंस में भी देखा जाता है। अनदर पॉइंट सर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आप एक्सेप्ट किए हो तो बताओ कि हाँ एक्सेप्टेड। मनी मन में, मनी मन में अपने दिमाग में रखने से थोड़ी चलेगा। टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम perceptible form. Any conditional acceptance or acceptance with varying or too deviant condition, माने ऐसा कुछ कंडीशन लगा रहे हो जो डेविएट कर रहा है, डेविएट माने जो मेन पॉइंट से हट जा रहा है या वैरी कर रहा है, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। Such conditional acceptance is a counter proposal and has to be accepted by the proposal if the original proposal has to be materialized into a contract. Further, when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. If it does not have the knowledge, there can be no acceptance. The acceptance must relate specifically to the offer made, then only it can materialize into a contract. The points will be clearer from the following examples. चलो देखते हैं, फेमस केस लॉ भी है, याद करना, और एग्जाम में जब भी आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड सवाल पूछा जाए रेफर भी कर। ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877 का केस है, ठीक है। तो ये केस से क्या पता चला था, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना, आपको इतना देर से ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत हेल्प होता है सर। जैसे यहाँ पर हुआ क्या है, बी अ सप्लायर सेंट a draft agreement relating to the supply of coal to the manager of railway company। ध्यान से सुनना, बी कौन है? सप्लायर। क्या भेजा? ड्राफ्ट एग्रीमेंट। किस चीज का? कोल सप्लाई करना है, किसको? रेलवे कंपनी, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन रेलवे फॉर हिज एक्सेप्टेंस, मेट्रोपॉलिटन रेलवे को सेंड किया एक्सेप्टेंस के लिए, मैनेजर जो है उनका। द मैनेजर रोड दी वर्ड अप्रूव्ड, मैनेजर ने लिख दिया कि अप्रूव्ड, माने हाँ मैं, हम लोग बी से लेंगे, मतलब जो भी सप्लाई है प्रोडक्ट कोल रिलेटेड हम लोग उनसे लेंगे। अप्रूवल मिल गया मैनेजर से, मैनेजर अप्रूवल जरूरी होता है, तो अप्रूवल दे दिया। बट उसने क्या किया, अप्रूवल देने के बाद ड्राफ्ट एग्रीमेंट को अपने ड्रॉयर में रख दिया, फिजिकल कॉपी को ड्रॉयर में रख दिया, टेबल में of the table, intending to send it to the company solicitor for a formal contract to be drawn up।
put the draft agreement in the drawer of the table, intending to send it to the company solicitor for a formal contract to be drawn up. By an oversight, the draft agreement remained in drawer. लेकिन ये ओवरसाइट हो गया और ड्राफ्ट एग्रीमेंट वहीं पर रह गया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर? हेलो, अप्रूवल तो दे दिए, पर क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर, लेकिन अप्लायर को तो पता ही नहीं चला कि अप्रूवल मिला है। एग्जैक्टली, पता ही नहीं चला ना, तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, इसलिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना जरूरी है। बोलते हैं कि अगर प्यार है तो जताया करो, अगर तुम किसी को प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो तो जताया करो, नहीं तो अगले को पता कैसे चलेगा, है ना? मनी मन में चलेगा क्या? अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बट आप समझ गए मुझे, ठीक है? अप्रूवल है तो बोलो ना, अंदर अंदर में क्या होगा सर? बोलो, दिल दिल की बात, दिल की बात, अच्छा क्या है कि दिल वालों की शहर में दिल की बात बोल देनी चाहिए सर, मूवी वाला डायलॉग है, बॉलीवुड वाला डायलॉग, जो भी हो आपका एक्सेप्टेंस पता हो जाना चाहिए, ड्रॉयर में नहीं रहना चाहिए। दिल की बात अपनी दिल में छुपा के रखना, क्या क्या सब गाना है सर, सब भूल जा रहा हूँ आजकल, मैं सुनता नहीं हूँ सर, आजकल बहुत कम सुनता हूँ गाना, स्पेशली बॉलीवुड टाइप्स गाना थोड़ा कम सुनता हूँ। थोड़ा बहुत अगर कोई अरिजीत सिंह का कोई अच्छा गाना सुनने को मिले तो सुन लेता हूँ, ठीक है? दो चार सिंगर है, अच्छा लगता है। एक आसाम का एक बड़ा फेमस सिंगर है, क्या नाम है उनका, ये बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी सुन लेता हूँ, बट बहुत रेयर हो गया आजकल, लेकिन एक टाइम में बहुत सुनता था। अच्छा, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के केस में भी सिमिलर चीज हुआ, पर an offer made by the intended offeree without the knowledge that an offer has been made to him cannot be deemed as an acceptance। सिंपल बात है, ऐसा ही केस बाद में भी हुआ था, भगवान दास वर्सेस गिरधर लाल, कोई एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ, और मेयर वेरिएशंस इन द लैंग्वेज। अच्छा, अगर आप लैंग्वेज को भी थोड़ा चेंज करके एक्सेप्ट करते हो ना, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस इन सब्सटेंस वुड नॉट मेक द एक्सेप्टेंस इन इफेक्ट, ठीक है? हाँ, हल्का फुल्का वेरिएशन चल सकता है लैंग्वेज में, बट उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, का मतलब नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ए प्रपोज बी टू मैरी हिम, ए बी को प्रपोज किया है शादी करने के लिए। बी इन्फॉर्म्ड ए सिस्टर दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम, ध्यान से सुनना। बी इन्फॉर्म्ड ए सिस्टर दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम, ए प्रपोज बी टू मैरी हिम, बी ने इन्फॉर्म किया ए के सिस्टर को दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम, बट हिज सिस्टर डिड नॉट इन्फॉर्म ए अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोज। एक्चुअली ए का जो सिस्टर है उनको इन्फॉर्मर बनाया गया, ठीक है? बट ए का सिस्टर जो है उन्होंने ये बात नहीं बोला, तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू ए। ए proposed B to marry him, B informed his sister that she is ready to marry him। ए ने B को प्रपोज किया, बट एक्चुअली B ने जवाब नहीं दिया था, B ने जवाब नहीं दिया था, मैंने A को डायरेक्टली नहीं दिया, शर्मा गया था शायद, शायद B फीमेल है, लेकिन आजकल मेल फीमेल से तो मुझे लगता है मेल फीमेल लोग ज्यादा साहसी है, मेल ही ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है? जो भी हो, अलग बात सर, कोई कोई भी डरे, मेल डरे फीमेल डरे, डजेंट मैटर। आप समझो, बी ने जवाब नहीं दिया था डायरेक्टली, तो बी ने सोचा था कि वही बहन के थ्रू से खबर भेज देंगे, खबर तो दिया था पर बहन ने नहीं बताया। एक तो भाई मेरा दीदी या मेरा भैया आपको शादी करना चाहता है, एग्री है, तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू, ऐसे केसेस होता है, ठीक है? इस तरह का केसेस होता रहता है, चाहे सोशली हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड, चाहे सोशल मैटर हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, जैसा बोला गया वैसा करो, जैसा बोला गया है वैसा करो। अगर ऑफर ने बोला है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर वे में ही आप मैसेज करना, आप मुझे बैंक में यूपीआई पेमेंट करना या फिर बैंक ट्रांसफर करना, तो आप उनको जाके नहीं बोल सकते मुझे कैश देना। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, आप लोग सभी इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड होते हो नॉर्मल, या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं, एनआईएसएम करते हैं, तो जो भी इंस्टीट्यूट से आप लोग बेसिकली फीस भरते हो, क्या आईसीआई कैश लेता है सर? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कैश एक्सेप्ट हो रहा है क्या? नहीं होता है, इंस्टीट्यूट कैश एक्सेप्ट नहीं करता है,
हम लोगों के टाइम पे चेक लेता था, लेकिन ज्यादा चलता था ड्राफ्ट, उसको बोलते हैं सर मनी ऑर्डर ड्राफ्ट बोलते हैं, इसका और एक नाम था बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं बेसिकली इस टाइप ऑफ कैश। लेकिन बैंक से जाके ड्राफ्ट बनाना पड़ता था, उसको देना पड़ता है इंस्टीट्यूट चार्टर्ड को या फिर सीएम इंस्टीट्यूट को या कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट को, ड्राफ्ट बना के देना पड़ता है। बाद में ऑनलाइन आ गया तो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर हो जाता है। सो पॉइंट इज दैट इंस्टीट्यूट ने अगर बोला है कि भाई हम बैंक ट्रांसफर लेंगे, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि भाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, तो आप जाके चिल्ला नहीं सकते नहीं मुझे तो ऑफलाइन करना है, मुझे तो ऑफलाइन करना है। तो इंस्टीट्यूट ने बोला है, मानना पड़ेगा, आपके चिल्लाने से क्या होगा? प्रेस्क्राइब मोड, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, टाइम का एक बहुत बड़ा चीज है ना, acceptance must be given within the specified time limit if any and if no time is stipulated। अच्छा, अगर मानो कि एक्सेप्टेंस टाइम पे होना चाहिए, अब टाइम का बहुत बड़ा खेल है, टाइम एक बहुत बड़ी चीज है इन बिजनेस सेगमेंट, इन एवरी केस ऑफ लॉ टाइमिंग बहुत बड़ा चीज है। इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड, मानो कि कोई पर्टिकुलर टाइम के बारे में मेंशन नहीं है, the acceptance must be given within the reasonable time and before the offer lapses। what is reasonable time? reasonable time क्या है वो कहीं पर भी लिखा नहीं है, बट ये केस टू केस देखा जाएगा भाई किस केस के लिए कौन सा चीज माना जाएगा। जैसे ये ऑफर टू सेल 50 kgs ऑफ बनाना एट ₹500, ध्यान से सुनना, बनाना बनाना केला रे बाबा, केला है ना, सबसे फेमस फ्रूट्स है ना, और ब्रेकफास्ट के लिए बड़ा फेमस है। ऑफर टू सेल बी 50 kg ऑफ बनाना। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बनाना का बिजनेस चलता है, ऐसे पूरा भारत में चलता है, बट हमारे ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है बिहार में, जगह का नाम क्या है, हाजीपुर, बनाना हाट कहा जाता है हाजीपुर, वहीं से ज्यादातर केला का सप्लाई होता है, नियर पटना, पटना से नजदीकी है, हाजीपुर का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, बट बनाना हाट है जो भी है। ऑफर टू सेल 50 kg ऑफ बनाना एट ₹500, we communicated the acceptance after 4 days। ठीक है, 4 दिन बाद बोल रहे कि लेना है 50 kg बनाना। Such is not valid contract as bananas being perishable items could not stay for a period of week। क्या बनाना एक हफ्ता रहेगा सर, 4 दिन, तो 4 days is not a reasonable time in this case। 4 दिन बाद आप एक्सेप्टेंस करोगे, ये कोई रीजनेबल टाइम नहीं हो, बिकॉज आप बनाना खरीद रहे हो। बात समझ में आए? हेलो, बात समझ में आ रहा है? रीजनेबल टाइम क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, केस टू केस ये सब चीजें वैरी करता है। अच्छा, अगर बनाना की जगह कोई घर बेचने वाला ऑफर होता तो ये बी को ऑफर कर रहा है, क्या तुम मेरा घर 10 लाख में लेना चाहते हो या 20 लाख में, 30 लाख में लेना चाहते हो, तो क्या बी तुरंत जवाब देगा? अच्छा, मानो कि 4 दिन बाद जवाब दे रहा है, तो चलेगा ना? Yes. बिल्कुल चलेगा। घर ले रहा है भाई, कोई पेरिसेबल आइटम नहीं, जिंदगी का अपना एक घर, सबका जिसका घर नहीं होता है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हमारे देश में, स्पेशली सिटी में तो ज्यादा, गांव में फिर भी सबका अपना घर होता है, चाहे छोटा ही सही, ठीक है, गांव साइड में सबका होता है, सिटी में सबका घर नहीं होता। ये थोड़ा मुश्किल है हमारे देश में। अ, मैं तो मानता हूँ सबका घर होना चाहिए, अपना घर अपना होता है। ये रेंट का प्रॉब्लम बहुत है, मैंने रेंट लेना, दूसरे के घर में रहना, ये बहुत बड़ा इशू है सर। हमारे जैसे देश में इतने लोगों का घर होना संभव है कि नहीं पता नहीं, बट अमेरिका ने ऐसा एक डिसीजन लिया था 2008 में, लेकिन इसके कारण उसका इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो गया था। अमेरिका जैसे देशों में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, पॉसिबल था उन लोगों के लिए कि सबका घर होगा अमेरिका में, कोई होमलेस नहीं रहेगा या फिर कोई रेंट पे नहीं रहेगा, ऐसा अमेरिकन सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने 2008 के आसपास में एक ऐसा डिसीजन लिया था। और इसलिए सबको बिना कुछ प्रॉपर पेपर चेकिंग का लोन बांट रहा था, आओ सस्ते में लोन लो, घर बनाओ। लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैक्सिमम लोगों ने लोन रिपे नहीं किया और गवर्नमेंट का बेसिकली कैश क्रंच क्रिएट हो गया था। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसके ऊपर 2008 में लेमन ब्रदर्स पॉलिसी वेरी वेरी इनफेमस इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो गया था, जिसका एक डिसीजन था सबका घर होगा। जो भी हो, चलो ये सब बातें में थोड़ा बह जाता हूँ, नहीं बहना चाहिए। So A offers to B sell his house at ₹10 lakh. B accepted the offer and communicated to A after 4 days. Held the contract is valid as 4 days can be considered as reasonable time in case of
सेल ऑफ हाउस, इट्स ओके, इशू दैट द टाइम रीजनेबल ऐसे होता है, ठीक है, केस टू केस मैटर करता है। अगर कोई आईटी सेक्टर में काम करता है, जैसे हमारे कोलकाता में या फिर इंडिया में कहीं पर भी, आईटी सेक्टर का काम नॉर्मली रात को होता है, बिकॉज कोई बता सकते हो कि आईटी सेक्टर का काम रात को क्यों होता है? कोई शौक है क्या किसी को कि रात को काम करने का? कौन बताएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में रात को काम क्यों होता है? मैंने एक्चुअली इवनिंग से चालू होता है 5-6 बजे से सुबह 5-6 बजे तक काम चलता है, ऐसा क्यों? ये जो शॉर्ट लेग है हमारे आसपास में, थैंक यू होता था, वेरी गुड सर, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना सर। बहुत लोगों ने सोचा कि सर ऐसा क्या बात है, जैसे मान लो सेक्टर 5, हाँ सर, ये जो हमारे घर के सामने आप लोग सभी को जानते हो, शॉर्ट लेग में जो सेक्टर 5 है ना, सेक्टर 5 जो है वो बेसिकली आईटी हब है ना, सेक्टर 5 इज आईटी हब। ये बड़े बड़े आईटी कंपनी सेक्टर 5 में है, तो ये सब आईटी कंपनीज, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, बड़े बड़े कंपनीज है, सब आईटी सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग? रात को काम होता है। ऐसा क्या होता है रात को? सर एक्चुअली इनका मेन जो जॉब का कॉन्सेप्ट है, मतलब इनका जो सर्विस कॉन्सेप्ट है बीपीओ या केपीओ का, दैट इज विद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब हमारे यहाँ पर रात होता है तो अमेरिका में डे टाइम होता है। तो अमेरिका को आईटी बिजनेस का हेल्प होता है, उसका काम वो लोग इंडिया से लेता है, तो इंडिया में लोगों को रात को काम करना पड़ता है। दैट इज द रीजन कि हमारे यहाँ पर नाइट ड्यूटी होते हैं आईटी में, ठीक है। ऐसे किसी को शौक नहीं चढ़ गया कि चलो रात को काम करने चलो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो वो उसका रीजनेबल टाइम है, उस टाइम पे वो काम करेगा। लेकिन नॉर्मल बिजनेस आवर क्या होता है? 9 to 5। नॉर्मल बिजनेस आवर का टाइमिंग क्या है? 9 to 5। लेकिन आईटी हब के लिए, इंडियन आईटी हब के लिए इवनिंग 7 बजे से लेके नेक्स्ट दिन क्या बोले, अर्ली मॉर्निंग 5 PM तक, 5 AM तक, इस तरह का होता है ना। मैंने कभी नाइट ड्यूटी नहीं किया सर, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग पता नहीं, पर मोटा मोटी मैंने देखा ऐसा ही लोग काम नहीं करते, जो भी हो। आगे देखें, टाइम समझ में आया। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। क्या आपका चुप रहने को क्या मैं आपका हाँ समझू? तो होता है ना कि मान लो तुमने किसी को प्रपोज किया और तुमने अपने ही मन में एक डिसीजन लिया कि अगर उसने मेरा जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि वो मेरे एक्सेप्टेंस, मतलब मेरा प्रपोजल में हाँ है। तो चुप है फिर भी आप उसको, आप बोलोगे हाँ है, अरे भाई वो चुप है तो आप कैसे मान लिए कि हाँ है? ये ज्यादा मर्दाना नहीं हो गया सर? दबंगबाजी हो गया कि उसका चुप्पी को आप अपने हिसाब से हाँ मान लोगे क्या? जो भी हो, आप समझो यहाँ पर बात को लॉ के हिसाब से। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक है। The acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree of his failure to answer, unless the offeree has in any previous contact indicated that his silence is the evidence of acceptance. अगर ऑफरी पहले से आपको बोल दिया है कि अगर मैं चुप रहूं तो उसको मान लेना हाँ, अगर ये पहले से आपको पता है देन चलेगा। लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में अगर वो चुप है तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। फिल्टहाउस वर्सेस बिंडले का केस है 1862। इसमें केस क्या हुआ था, एफ बोल के कोई था जो बेसिकली औदा में अंकल हुआ करता था, ऑफर टू बाई हिज निफ्यूज हॉर्स, निफ्यू का घोड़ा खरीदना चाहता था $30 पाउंड में, सही। और साथ में बोला था कि इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट, अगर मुझे इसके बारे में और कोई खबर ना पता चला, आई शैल कंसिडर द हॉर्स माइन एट 30 पाउंड। तो निफ्यू ने जवाब में कुछ नहीं बोला, the nephew did not reply to F at all. He told his auctioneer, माने nephew ने अपने auctioneer को बोला जिसका नाम है B, to keep the particular horse out of sale of his farm stock as he intend to reserve his for his uncle. By mistake, the auctioneer sold the horse. If माने अंकल जो थे उन केस कर दिया, sued him for conversion of his property, माने कन्वर्ट करो भाई ये मेरा है। केस क्या बना था, if could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him. इसका nephew, इसका अंकल को कोई कम्युनिकेट नहीं किया, तो आपका चुप्पी को आपका हाँ समझा जाए जरूरी नहीं है।
कम्युनिकेट कर दिया होता, रिटन डॉक्यूमेंट दे देता तो बढ़िया होता, सबसे बेहतर है कि रिटन दे दो कि ये घोड़ा बिक चुका है, डॉक्यूमेंटेशन कर दो, सील लगा दो, कुछ तो कर दो। बात समझे कि नहीं? मानो कि सिनेमा हॉल में टिकट के लिए फोन करके बोला कि आज मेरे लिए आज इवनिंग शो में एक सीट अवेलेबल रखना। सिनेमा हॉल वाले ने बोला ठीक है भैया सर रख लेंगे, आपके साथ कोई कम्युनिकेट नहीं हुआ, ठीक है। मैंने बेसिकली आपने बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला, और वो लोग अपने मन में रिजर्व करके रख लिया, लेकिन जो हॉल को मैनेज कर रहा है वो किसी और को भेज दिया। आप जब जा रहे हो तो देख लो कि आपका टिकट सीट तो है ही नहीं अवेलेबल। कम्युनिकेट करना चाहिए ना सर प्रॉपरली, और आपका साइलेंस को कभी भी आपका एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। ऐसा केस हुआ है ना, इस तरह का केसेस पहले हुआ है, तो लॉ उससे सीखा है, और वही चीज आपको भी बताया जा रहा है कि क्लियर कट होना चाहिए मैटर। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ये सब्सक्राइब फॉर वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर, मानो आपने एक वीकली मैगजीन के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया। इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन द मैगजीन कंपनी कंटिन्यूड टू सेंड इन मैगजीन फॉर 5 ईयर। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मेरा मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं है, मेरा न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन है। तो कई बार क्या होता है, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन ईयरली मेरा चलता रहता है, लास्ट 10 साल से चल रहा है, 10-12 साल से। तो मैं ना भूल जाता हूँ सब्सक्रिप्शन टाइम, आजकल फिर भी कम्युनिकेट कर लेते हैं न्यूज़ वाले, बट जो लोकल जो पेपर वाला होता है ना सर, न्यूज़पेपर वाले जो घर पे देते रहते हैं, उनका तो आदत हो जाता है ना, वो घर में रेगुलर बेसिस पे, जैसे मैं नॉर्मली 2 न्यूज़पेपर मेरा फिक्स रहते हैं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया और एक आप लोगों ने शायद देखे होंगे मेरे यहाँ पर, और इकोनॉमिक टाइम्स, ये मेरा फिक्स है। तो क्या है सर, इसका मेरा ईयरली सब्सक्रिप्शन रहता है। जैसे मानो अगर मैंने 1 जनवरी को सब्सक्रिप्शन लिया था, ये मेरा रिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर दिसंबर, 1 जनवरी 2022 में अगर लिया था तो दिसंबर में रिन्यू हो जाएगा नॉर्मली। दिसंबर में मतलब 1 जनवरी 2023 तक ही मान के चलो, ठीक है। 1 जनवरी 2023 में फिर से ये रिन्यू हो जाएगा। तो कंपनी ने मानो मेरे को कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन पेपर वाला ना, जो न्यूज पेपर वाले हैं, वो मेरे को रेगुलर पेपर देते जा रहे हैं, ठीक है। जनवरी की दे दिया, ऐसा हुआ है लास्ट ईयर, जनवरी दे दिया, फरवरी दे दिया, मार्च दे दिया, और मैं ना भूल गया कि मेरा रिन्यू नहीं हुआ है। अब नॉर्मली क्या होता है सर, सब्सक्रिप्शन लेने से ना थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस में 10 टका करके, जैसे टाइम्स का अगर 5 टका और इकोनॉमिक्स टाइम का 3-4 टका करके होता है, तो कम से कम 10 रुपीज तो हो ही जाता है सर। तो डेली का 10 रुपीज आप काउंट कर लो, साल भर का कितना है, जहाँ पर मुझे एनुअल सब्सक्रिप्शन में मोटा मोटी 1500 के अंदर हो जाता है सर। लेकिन यही चीज़ अगर मैं डेली बेसिस में काउंट करूँ तो कम से कम 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ जाता है। अब क्या होता है कि जब मैं बोलना भूल जाता हूँ और रिन्यू नहीं करता हूँ, पेपर वाले ने पेपर देता गया और मैंने भी रिन्यू नहीं किया, और या फिर मैंने कंपनी को भी फोन करके नहीं बोला कि भाई मेरा पेपर बंद करो, मैं लेटा गया, इसका मतलब क्या, मैं साइलेंट हूँ, है ना, मैं साइलेंट हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। अब वही चीज आपको यहाँ पर भी बोला है, देखो सर ध्यान से, ये सब्सक्राइब फॉर द वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर, इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन द मैगजीन कंपनी कंटिन्यूड टू सेंड मैगजीन फॉर 5 years and also a continued to use the magazine. He continued to use the magazine, but denied to pay the bill sent to him. But bill pay करने में वो deny कर रहा है. He would be liable to pay as he continued to use the magazine was his acceptance of the offer. आप चुपचाप यूज कर रहे हो तो एक्सेप्टेंस मान लेंगे ना। अब ये उल्टा हो गया, पहले केस में बोल रहे कि एक्सेप्ट है तो बताया करो, इस बार बोल रहे एक्सेप्ट है तो फिर ना है तो फिर वो भी बताया करो। हाँ सर, अगर ना है तो भी बताया करो कि मुझे नहीं चाहिए और पेपर, मुझे नहीं चाहिए आपका मैगजीन। आजकल ऑनलाइन में भी ऑप्शन रहते हैं, अब ऑनलाइन में आप जाके उसको डीएक्टिवेट करो। ऐसे आजकल सर नेटफ्लिक्स हॉटस्टार ये सब सब्सक्रिप्शन होता है ना, क्या रे, तो यूज करते कि नहीं करते ये सब, और भी बहुत सारे हैं, समझ में आ रहा है। जी सर। बस यही बातें, एक्सेप्टेंस बाय कॉन्डक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। कॉन्डक्ट माने
जैसे बहुत सिंपल बातें हैं, एक्सेप्टेंस बाय कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कैसे होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, जैसे मानो व्हेन ए कॉबलर सिट्स विद ब्रश एंड पॉलिश, मोची जो होता है सर, वो अगर ब्रश और पॉलिश लेके बैठा है और एक पर्सन उसको जाके अपना जूता दे दिया शूज पर पॉलिशिंग, कॉन्स्टिट्यूट एज एक्सेप्टेंस बाय कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल बात है, कॉन्टेक्ट से मतलब वो बोल नहीं रहा है कि आओ भैया मैं आपका जूता पॉलिश करके देता हूँ, ऐसा नहीं बोलता है। वो बैठा है, आप जाके जूता दे दिए, वो पॉलिश करते हैं, आपने पेमेंट कर दी, चले गए, कोई किसी को बात ही नहीं करता है ना सर, कोई बात ही नहीं होता मुंह मुंह में, बस एक ही बात हो सकता है कि भाई कितना, नथिंग मोर देन दैट। ऐसा थोड़ी है कि दादा बोलो मेरा जूता पॉलिश करोगे कि नहीं, करोगे तो कितना लोगे, इतना बात कौन करता है। आप गए, जूता दिया उनको, वो आपको पहनने के लिए एक दूसरा जूता दे देता है, पॉलिश करके दे देता है, आप पहन लेते हो, पेमेंट करके चले जाते हो by contract. When a tradesman receives an order from customer and execute the order by sending the good, the customer's orders of good constitute the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is acceptance by contract. जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन में ऑर्डर करते हैं, है ना, फोन में कोई बात नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऑनलाइन में ऑर्डर कर दिए, दुकानदार आपको सारा सामान, जैसे ब्लिंकिट वगैरह क्या करता है, आप ऑर्डर कर देते हो, ब्लिंकिट आपको सारा सामान पहुंचा देता है, आप चुपचाप घर पे रख लेते, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्टेक्ट से भी एक्सेप्टेंस हो जाता है। कॉन्टेक्ट माने जो करना है आप, किसी पर्टिकुलर ऑफर के बदले आपको जो करना है, हर बार आपको मुंह में कुछ नहीं बोलना है, आप अपने कंडक्ट से बता देते हो कि यस आई एक्सेप्ट इट, है ना। बस यही है एक्सेप्टेंस का, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, दोनों का कम्युनिकेशन तो ना एकदम मैंडेटरी चीज है। इसमें मैं क्या बोलूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, है ना, इसमें बहुत बार बोल चुका हूँ क्या एक्सेप्ट मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना दोनों केस में, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको और भी कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स मिल जाएगा, मैं पहले भी बोला, ऑफर में भी बोला और एक्सेप्टेंस भी बोला, अब प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने बेसिकली क्योंकि मैं पहले बोला इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्किप कर सकता हूँ, है ना सर, इससे पहले हुआ है कि नहीं हुआ है बोलो। तो आप लोग एक बार कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस को एक बार प्लीज गो थ्रू करिएगा, अगर किसी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत होता है आप मुझे जरूर पूछिए, मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में, थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट भी है यहाँ पर, बोल देते हैं सर, चलो फिर आप लोग बोलोगे सर आपने स्किप कर लिया। The importance of offer and acceptance is giving effect to valid contract was explained in the previous paragraphs also, है ना। An important common requirement for both offer and acceptance is their effective communication. Effective and proper communications prevent avoidable revocations, है ना, मैंने कैंसिल होने से बचाता है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टी से रोकता है। रिवोक माने क्या, कैंसिल, रिवोक माने कैंसिल, कैंसिल से बचाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाएगा। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर करना चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। When the contracting parties are face to face, there is no problem. Normally face to face में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है क्योंकि बात सामने क्लियर हो जाता है। Because there is instantaneous communication of offer acceptance, है ना, सामने बैठ के instantaneous हो जाते हैं। In such a case, the questions of revocation does not arise since the offer and its acceptance are made instantly. सामने बैठ के। The difficulty arises when the contracting parties are at a distance from one another, है ना, normally दूर में बैठ के रहने से कभी-कभी थोड़ा misunderstand हो जाता है, ईमेल के थ्रू से, व्हाट्सएप के थ्रू से, मे बी, है ना। In such cases, it is very much relevant for us to know the exact time when the offer acceptance is made or come. Indian Contract Act 1872 gives a lot of importance to time element in deciding when the offer and acceptance come. Time को बहुत अहमियत दिया जाता है, अहमियत माने importance, टाइम को बहुत अहमियत या इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। बंगाली में हम लोग बोलते हैं गुरुत्व, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्व। Communication of offer in terms of Section 4 of the Act, the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. जिसके लिए ऑफर है उसको जब पता चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन हो। एग्जांपल के तौर पे, where A makes a proposal to B by post to sell his house for 5 lakhs and the letter containing the offer is posted on 10 lakhs। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्कीप अगर मैं करता तो शायद थोड़ा भूल हो जाता, भूल गया। इस तरह का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, ध्यान से सुनना।
एक जरूरी चर्चा, बहुत जरूरी चर्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करें। Where A makes proposal to B by post, post माने post office, to sell his house for 5 lakh, and if the letter containing the offer is posted on 10th March, and if that letter में चिट्ठी reaches B on 12th March, the offer is said to have been communicated on 10th or 12th. क्या माना जाएगा? चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाला, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। आप डाकिया समझते रहे हो आप? अरे डाकिया समझते हो? हाँ सर, पोस्टमैन। पोस्टमैन, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। चलो लिखते हैं पोस्ट ऑफिस। इतना सुंदर सुंदर पोस्ट ऑफिस है हमारे सामने। से फॉर एग्जांपल आपने पोस्ट किया, यहाँ पर चिट्ठी डाल दी, पोस्ट ऑफिस से निकाल के पोस्टमैन यहाँ से चिट्ठी उठाएगा, फिर उसको ट्रेन के थ्रू से, प्लेन के थ्रू से, बस के थ्रू से गांव गांव तक पहुंचाते हैं। इंडिया का पोस्ट ऑफिस सिस्टम मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। और ये मैं आपको क्या बताऊं, पोस्ट ऑफिस जिस तरह से भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसके थ्रू से पोस्ट ऑफिस कनेक्टेड नहीं, और इसमें मानना पड़ेगा सर, इट्स अ वेरी वेरी, ये पोस्ट ऑफिस कॉन्सेप्ट जिस तरह से अपने आप को डेवलप किया है ना, इसी तरह से अगर कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर पाए तो आप समझ लो कि वो बहुत बड़ी चीज हो पाए, बहुत बड़ी चीज। इट्स नॉट एन इजी टास्क। और पोस्टमैन जैसे लोग जो बहुत ही ना सीरियस काम करते हैं, क्योंकि इसमें लोगों का चिट्ठी, लोगों का डील, लोगों का कॉन्ट्रैक्ट। एक बहुत फेमस एक सिंगर है, लोग शायद नहीं जानोगे, कोई कोई जान सकता है। एक फेमस बंगाली सिंगर बोलेंगे, बट हिंदी में भी बहुत गाने गाए हैं सर, नेशनल लेवल सिंगर, बट हाँ मेनली बंगाल। हेमंत मुखर्जी या हेमंत मुखोपाध्याय, पुराना सिंगर है सर, आजकल का नहीं। इनका एक बहुत फेमस गाना है, अगर कभी हो सके तो जरूर सुनिएगा, रानार बोल के, सुना है किसी ने? रानार रानार, इसका एक कविता भी है, रानार 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 छोटे से, ऐसा एक कविता भी है किसी पोइट का, मुझे पोइट का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर सिंगिंग भी है। तो मैंने इनका काम है बड़ा ही गजब का है, मतलब गजब का काम। तो जो भी हो, आई होप आप समझ रहे हो। Now the question is that 10 तारीख को चिट्ठी आपने डाला, बट 12 तारीख को पहुंचा, तो कम्युनिकेशन 12 तारीख माना जाएगा, है ना? चिट्ठी जिस दिन ऑफर के पास पहुंचा है। Thus it can be summed up that when a proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches to the person to whom it is made. जिस दिन चिट्ठी पहुंचेगा उस दिन को कम्युनिकेशन डेट माना जाएगा, ना कि 10 तारीख नहीं 12 तारीख। Mere receiving of the letter is not sufficient. अच्छा सिर्फ चिट्ठी पाना ही सफिशिएंट नहीं है, he must receive or read the message contained in the letter, ये भी जरूरी है। तो मानो उन्होंने चिट्ठी मिला उनको 12 तारीख को, बट उन्होंने चिट्ठी पढ़ा 15 तारीख, तो ऐसे केसेस में कम्युनिकेशन 15 को हुआ कि 12 को हुआ? प्लीज टेल मी। चिट्ठी पहुंच 15 को, बोला 15 को हुआ है ना, कम्युनिकेशन तो 15 को हुआ, बस वही बात। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं। देयर आर टू इश्यूज फॉर डिस्कशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। दे आर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंप्लीट। किस मोड में एक्सेप्ट हुआ है और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट prescribe in general terms two modes of communication by any act or by omission, यानी कुछ omit करके या फिर कुछ acting हो, intending thereby to communicate to the other and which has been effected by communicating to the other। and communicating by act कैसे हो सकता है? any expressions of words whether written or oral। act माने कुछ लिख के बोलो या orally। written words will include letter, telegram, fax, emails, even advertisement also। oral words will be include telephone message, ठीक है, इस तरह का। अगेन कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंट कम्युनिकेट लाइक पॉजिटिव एक्ट्स और साइंस सो दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन एक्टिंग और मेकिंग साइंस मींस टू से और कन्वे, माने क्या कहना चाहता है, मींस टू से और कन्वे, कन्वे माने क्या कहना चाहता है। कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशंस और टू डू समथिंग, omissions to do something, such omission is conveyed by a conduct or by forbearance on the part of one person to convey his willingness or assent। however silence would not be treated as communication by omissions। silence तो normally
कम्युनिकेशंस का ओमिशन नहीं माना जाता। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, he offer rupees 50,000 to B if he does not arrive before the date। ये बी को ऑफर कर रहा है कि यार तुमको मैं 50,000 दे दूंगा, बट बदले में तुमको कोर्ट में नहीं आना, एज एन एविडेंस टू द केस। मैंने बेसिकली गवाह बनने से रोक रहा है, किसी को गवाह बनने से रोक रहा है। गवाह समझते हो बंगाली में क्या बोलते थे गवाह को? आजकल सर थोड़ा सा मेरा भाषा खराब हो गया। गवाह के की बात, गवाही देते हैं ना, साक्षी। साक्षी। थैंक यू साक्षी, ठीक है। गवाही को या फिर साक्षी जो होते हैं, ठीक है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं साक्ष्य बोलते हैं सर, ऐसा, ठीक है। मैंने जो बेसिकली आपको एविडेंस के तौर पे काम करते हैं। They offers 50,000 to B if he does not arrive before the court of law as an evidence to the case. If he does not arrive on the date of hearing to the court, here omissions of doing an act amounts to acceptance। यानी यहाँ पर एक कुछ काम होने के, उसको बोला था कि तुम नहीं आओगे तो तुमको 50,000 देंगे। कितना अच्छा है, नहीं जाने का 50,000, क्या बढ़िया चीज है। उसने नहीं किया, कमिट कर दिया, बस मिल गया 50,000, तो इसको एक्सेप्टेंस माना सर जाएगा। ये तो इलीगल, वो अलग बात है, ठीक है, समझ गया, इट्स इलीगल, इट्स ओके, बट एक्सेप्टेंस के तौर पे इसको बताया जाए, ये से इलीगल वॉइड हो जाएगा। बट यहाँ पर आप एक्सेप्टेंस को समझो, यहाँ पर लीगलिटी को नहीं बोला गया, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पर्पस बोला गया, ठीक है। आप इस तरह का किसी भी चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कुछ करने से रोक देना किसी को, है ना। बेसिकली देखो बहुत केस में ऐसा होता है, तो बेसिकली एक्सेप्टेंस किसी चीज को, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ऐसे एग्जांपल दिया, एक स्कूटर से किसी ने किसी को टकरा दिया, तो बंदा बोल रहे मैं थाना में जा रहा हूँ, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, तो बंदा बोल रहे भाई पैसा ले लो भाई, थाना पुलिस मत करो। कोर्ट भी चाहता है कि कोर्ट भी चाहता है, उनके पास इतना लोड है ना, वो भी चाहते हैं कि भाई आप मत जाओ उनके पास, आप अपने बीच में सेटल कर लो जो करना है, ठीक है। थाना पुलिस कोर्ट होने से पहले अगर इंटरनल लेवल में सेटलमेंट हो जाए तो सबसे बढ़िया है, बट हाँ आप एविडेंस को इस तरह से खत्म नहीं कर सकते पैसा देकर। दैट्स ऑब्वियसली आपने सही बात किया कि इलीगल है, एविडेंस नहीं खरीदा जा सकता। आजकल तो सर एविडेंस खरीद खरीद के कितने सारे बड़े बड़े लोग अपने आप को बचा लेता है। यू आर राइट सर। अच्छा, कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कॉन्टैक्ट, ये तो मैं आपको पहले ही बोला। For instance, delivery of goods at a price by a seller to a willing buyer will be understood as communications by contact or convey acceptance. Similarly, one need not explain why one boards a public bus or drop a coin in a waiting machine. Public bus पे चढ़ लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बस वाला आपको कुछ बोला नहीं, फिर भी आप चढ़ गए, चढ़ा मैंने एक्सेप्ट कर लिया। The first act is a contact of acceptance against its communications to the offer by the public transport authority to carry any passenger. The second act is again contact conveying acceptance to use the weighing machines. वेटिंग मशीन होता है ना सर, जहाँ पर हम लोग अपना वजन, वेट मशीन जो होते हैं, केप्ड बाय वेंडिंग कंपनी, वो वेंडिंग मशीन होते हैं, वहाँ पर 2 टका 5 टका देते हैं, हमारा वेट बोल देते हैं। मेट्रो स्टेशन वगैरह में है, पार्क वगैरह में रहते हैं, एज एन ऑफर टू रेंडर दैट सर्विस फॉर एन कंसिडरेशन, है ना, कॉन्टैक्ट करके देखिए, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो द अदर इश्यूज इन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज अबाउट टू इफेक्ट ऑफ act or omissions of contact. This indirect effort must result in effectively communicating its acceptance or non-acceptance. If it has no such effect, there is no communication, regardless of which the acceptor thinks about the offer within himself. Thus, mere mental unilateral assent as one's own mind would not amount to communication. So, a resolution passed by a bank to sell land to a remained uncommunicated. बैंक ने resolutions pass किया कि भाई इसको सेल किया जाएगा, but communicate नहीं, ठीक है। It was held that there was no communication and hence no contract. Communications नहीं होगा तो फिर कैसे contract? Communication each and every case पे जरूरी है ना। सेंट्रल बैंक योधमल वर्सेस वेंकटेश 1949 का केस, गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन पास करके रखा बट कम्युनिकेट नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरह से आपको पता लगेगा। Where proposal is accepted by a letter sent by the post office, ठीक है, जैसे कि आपको पोस्ट ऑफिस का मैंने बताया, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, where proposal is accepted by a letter sent by the post, the communication of acceptance will be complete as against the proposer when the letter of acceptance is posted and is against the acceptor when the letter reaches the proposer. Example, if B accepts A's proposal and send his acceptance by post on 14th, ये पुराना वाला एग्जाम्पल सुनो, ये जो मैंने आप लोगों को कंटिन्यू कर रहा था, चिट्ठी 10 तारीख को भेजा गया था, चिट्ठी पहुंचा था 12 तारीख को, उसने पढ़ा था 15 तारीख, याद है?
ये वाला केस बता रहा है। 10 तारीख को चिट्ठी भेजा था, पहुंचा था 12 तारीख, तो कम्युनिकेशन 12 को हुआ है ना, कम्युनिकेशन 12 को हुआ है। उसने बाद में रीड किया था 15 तारीख को, तो कम्युनिकेशन 15 को हुआ है। उसी चीज में कंटिन्यूएशन में बोल रहा है, इन द above example if B accepts A's proposal and sends his acceptance by post on 12, मानो 10 को चिट्ठी आई रे चिट्ठी आई रे, 12 को चिट्ठी पड़ी रे चिट्ठी पड़ी रे चिट्ठी पड़ी रे, 14 को एक्सेप्ट किया रे एक्सेप्ट किया रे एक्सेप्ट किया रे। समझ गए सर? 10 को चिट्ठी आई रे चिट्ठी आई, 12 को चिट्ठी पड़ी रे चिट्ठी पड़ी रे, और 14 को क्या कर रहा है? एक्सेप्टेंस दे रहा है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए is complete on 14, है ना? That is when the letter is posted. As against B, acceptance will be complete when the letter reaches it. B के लिए कब एक्सेप्ट होगा? जब ये मतलब A के पास पहुंचे। 14 तारीख को अगर चिट्ठी डालेगा तो अगर 16 को पहुंचेगा तो 16, ये समथिंग लाइक इस तरह से होता है ना। कम्युनिकेशंस का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर कट होना चाहिए। Here the proposer will bound by B's acceptance even if the letter of acceptance is delayed in post or lost in transit. The golden rule is proposer becomes bound by the contract the moment acceptor has posted the letter. जैसे ही एक्सेप्टर ने लेटर को पोस्ट कर दिया उसी टाइम पे जिसने प्रपोजल दिया था वो बाउंड हो जाते हैं। बट इट इज नेसेसरी दैट द लेटर इज करेक्टली एड्रेस, लेटर का एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, एडिक्वेटली स्टैम्प्ड होना चाहिए, मतलब जैसे सरकारी रूल होते हैं, ड्यूली पोस्टेड होना चाहिए। समझ रहे हो सर? कम्युनिकेशन माने एक्सेप्टेंस बड़ी चीज है। एक्सेप्टेंस कर लिया तो ऑफरर को मानना पड़ेगा कि भाई हाँ हो गया, उसमें अब तो भरना है, भले ही चिट्ठी पहुंचने में देरी हो या चिट्ठी गलत जगह में चले जाए। अगर आपका एड्रेस वगैरह सही है तो आप कोई कुछ नहीं कर सकते। कुछ केसेस है, कुछ एग्जांपल्स हैं, चाहो तो पढ़ लो सर। पैसेंजर communication of special conditions. Sometimes there are situations where there are contracts with special conditions. The special conditions are conveyed tacitly. Tacitly means implied, and the acceptance of these conditions are also conveyed by the offeree again tacitly or without even realizing it. Where a passenger undertake a travel, the conditions of travel are printed at the book back of the tickets. ठीक है? टिकट के पीछे लिखा हुआ है कि किस क्या कंडीशन से ट्रैवल का। Sometimes the special conditions are brought to the notice of the passengers, sometimes not. कभी-कभी नोटिस में लाया जाता है, कभी-कभी नहीं। In any event, the passenger is treated as having accepted the special conditions. ऐसा ही माना जाता है कि आपने टिकट खरीदा है तो ये कंडीशन आपने एक्सेप्ट कर ली। The moment he bought his tickets. So when someone travels from one place to another by air, it could be seen that special conditions are printed at the back of the air ticket, है ना? एयर टिकट के सब सारा कंडीशंस लिखा रहता है छोटा-छोटा लेटर में। In a non-computerized train ticket, even these are not printed. कभी-कभी हाँ, जो कंप्यूटराइज्ड टिकट आजकल कई जगह में कंप्यूटराइज्ड टिकट नहीं होते, वहां पर कुछ नहीं लिखा होता। Sometimes these conditions are found to have been displayed at the notice board of the airline's office, which passengers may not have cared to read. The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated to the passengers of the airlines, and can the passengers be treated as having accepted the condition? The answer to the question is the affirmative, and was so held in Mukul Datta versus Indian Airlines. कलकत्ता का केस है यानी कोलकाता का, then Calcutta 1962 का केस है। Where the plaintiff had traveled from Delhi to Kolkata by air and the ticket bore conditions in fine print, but such terms and conditions would be reasonable. Terms condition reasonable होना चाहिए, यानी टिकट के पीछे जो भी लिखा है भले ही पैसेंजर ने पढ़ा हो या ना हो, वो उसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है अगर रीजनेबल कंडीशन लिखा है, यानी जो एक एयर ट्रैवलर को फॉलो करना चाहिए प्लेन के अंदर, ठीक है, या एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर। अगर वो सारा बात रीजनेबल है तो ये बात मानना पड़ेगा। जैसे ट्रेन में या प्लेन में आप स्मोकिंग कर सकते हो, हेलो, स्मोकिंग अलाउड होता है क्या? नहीं। लेकिन मानो टिकट के ऊपर तो नहीं लिखा है, नीचे लिखा है, पीछे लिखा है, आपने पढ़ा नहीं, आपने स्मोकिंग कर लिया, तो फिर अगर प्रॉब्लम हो जाएगा और आप बोलोगे कहाँ लिखा है, आपने पढ़ा नहीं, एरोप्लेन अथॉरिटी ने बोला नहीं, तो लिखा है रीजनेबली, है ना, आपने पढ़ा नहीं, आपका प्रॉब्लम। तो इसी तरह का केसेस हुआ था, ऐसा और भी केसेस हुआ है। लिली वाइट वर्सेस आर मनुष्य स्वामी का केस बना है, ठीक है, आप चाहो तो ये केस एक बार घर पे जरूर पढ़ो, ठीक है, पढ़ के रखो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, पढ़ के रखो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो।
सिमिलरली रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम का भी एक केस है, ये भी प्लीज आप लोगों को मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा, पढ़ के रखो सर। कुछ केसेस घर में खुद पढ़ो, समझ में ना आए मुझे जरूर बताओ, मैं आपको पढ़ा के समझा दूंगी सर, ठीक है। बट मैं कुछ चीजें आप लोगों को भी घर पे करने के लिए बोल। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, इसका केस मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, कार्लाइन वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, है ना, ऑलरेडी हो चुका है। देयर इज अ पॉइंट रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, माने कई बार क्या होता है, ऑफर भी कैंसिल हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस भी कैंसिल हो जाते हैं। ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल्स इन दिस क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, उन्हें ऐसा क्या क्या कंडीशंस है, ऐसा कौन सा कंडीशंस है जब ऑफर एक्सेप्टेंस कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है, कैंसिल हो। तो आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, और नेक्स्ट क्लास से मैं आपको ये पूरा ओवरव्यू चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो चैप्टर अभी चल रही है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हर बात को A to Z लेवल में कह देता है, पूरा बेसिक्स को एकदम बेस लेवल से स्ट्रॉन्ग कर देता है। इस जैसे ही हो जाएगा फिर मैं रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, और फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कंसिडरेशंस में लेके जाऊंगा, और भी एडवांस टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट वीक में भी क्लास थोड़ा सा ऑफ रहेगा, क्योंकि 22 से लेके 27 तक मैं थोड़ा सा नहीं रहूंगा सर, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। तो अगर अगला सोमवार 27 के अंदर आ जाता है, आई थिंक आ जा रहा है सर, फिर सोमवार का क्लास नहीं रहेगा, मैं आके एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दूंगा, ठीक है। ओके, आज का क्लास इतना ही है सर, सभी को बोल दिया सर 22 से लेके 27 तक क्लास थोड़ा ऑफ रहेगा सभी का, मेरा भी, मैम का। ओके सर, थैंक यू सर। ओके Thank you, सर, sir. गुड नाइट, थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, Good night, sir. गुड नाइट सर। Thank you, sir.